नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सार्क मेडिकल वीजा प्लान के बारे में। भारत सरकार की तरफ से कुछ ही दिन पहले, टू बी स्पेसिफिक 3 दिन पहले, एक प्रपोजल लाया गया था कि एक मेडिकल वीजा प्लान हम बनाएंगे पड़ोसी देशों के लिए। उन पड़ोसी देशों में वैसे तो सारे सार्क कंट्रीज शामिल हैं, लेकिन 2 अन्य देश हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन से। तो ये स्कीम 18 फरवरी को प्रपोजल लॉन्च किया गया था, इसके बारे में डिस्कशन हुआ है और जल्द ही इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट स्टेप सरकार उठाएगी, क्योंकि जब इतना बड़ा अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री के स्तर पर हुआ है तो डेफिनेटली कुछ ही दिनों में आपको इसका नतीजा सामने देखने को मिलेगा। अब वीडियो की शुरुआत से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। कल मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था, लोग कह रहे थे कि आप बड़े आसान सवाल पूछते हो, तो चलो आज एक टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जवाब दीजिएगा कमेंट्स में। मेटर्निटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन से संबंधित इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? मेटर्निटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन यानी कि मातृत्व सुरक्षा सम्मेलन, ये WHO के अधीन आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, ये पहला स्टेटमेंट है। या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अधीन आता है। क्या भारत इसका मेंबर है या नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो तीसरा स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, इंडिया इज अ मेंबर स्टेट ऑफ द कन्वेंशन। चौथा, अमंग अदर थिंग्स इट ऑल्सो एड्रेसेस एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विमेन एम्प्लॉयज, यानी कि मातृत्व से रिलेटेड तो ये है ही, साथ साथ में महिला कर्मचारियों के खिलाफ ऑफिस में होने वाला डिस्क्रिमिनेशन, उसके लिए भी बचाव के बातें इसमें करी गई हैं। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। मैं आपको जवाब बता दूंगा एंड में, लेकिन इस कन्वेंशन के बारे में आपको जरूर मालूम होना चाहिए। अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको हजारों लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी फ्री में। यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द प्लेटफॉर्म, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस जो फ्री में वहाँ पर डेली होती हैं, उनको आप देख सकते हैं। और अगर आप अन्य फीचर्स का उपयोग करना चाहते हैं, जैसे लाइव टेस्ट, क्विज या फिर अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए, यानी कि आप जिस टीचर की चाहे क्लास देखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चाहते हैं, तो फिर आपको एक सब्सक्रिप्शन परचेस करना होगा, जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन के रूप में अवेलेबल है। तो या तो आप 1 साल के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के लिए 12th मंथ सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये प्राइस नहीं देनी है। आपको महिपाल कूपन कोड यूज करके 10% डिस्काउंट डायरेक्टली इस पर मिल जाएगा। अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा, तो इसमें भी आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन इस प्राइस पर नहीं, बल्कि कूपन यूज करके 10% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो भी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगेन यूज द कूपन कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। और अगर इन सभी कोर्सेज को आप साथ में खरीदते हैं, बंडल्ड टुगेदर, तो आपको प्राइस में यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वैसे सिविल सर्विसेज ही नहीं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप भारत के लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए कोर्सेज पाएंगे। उनमें से किसी भी कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किसी पर भी महिपाल कूपन कोड यूज करिए और आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट इन सभी पर मिल जाएगा। 18 फरवरी को भारत सरकार ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी थी ऑनलाइन, ऑब्वियसली, कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, गुड प्रैक्टिसेस एंड वे फॉरवर्ड, ये इसका थीम था। बेसिकली कोविड-19 से मैनेजमेंट संबंधित जो भी डिस्कशंस थे वो इसमें हुए। इसमें भारत के पड़ोसी मुल्कों को इनवाइट किया गया था और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने खुद ने इसको यहाँ पर एक स्पीच दी थी, उन्होंने खुद इसे एड्रेस किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और इसी कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये अनाउंस किया, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम एक स्पेशल वीज़ा स्कीम क्रिएट करेंगे हमारे पड़ोसी देशों के लिए, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेस को फ़ायदा होगा। अब ये पड़ोसी देश एग्जैक्टली कौन से हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो, 9 देश यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे, इस वर्चुअल मीटिंग को, और इन 9 देशों में सारे सार्क कंट्रीज शामिल हैं। इसीलिए मैंने इसको टाइटल भी सार्क कंट्रीज के नाम से दिया है, क्योंकि इसमें सारे सार्क कंट्रीज हैं प्लस 2 और देश हैं। कौन से? सेशेल्स और मॉरिशस, जो रेड में हाईलाइटेड हैं। इन 2 देशों के अलावा बाकी सभी देश सार्क के सदस्य हैं। वैसे आपको मालूम होगा कि भारत थोड़ा सा सार्क पे फोकस कम कर रहा है, हम अभी बिम्स्टेक पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान इशू। लेकिन फिर भी अब ये वाली जो स्कीम है, इससे हमें लग रहा है कि सार्क को थोड़ा सा फिर से गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस दे रही है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देश कौन से थे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, सेशेल्स और श्रीलंका। तो ये 9 देश थे जो इस वर्कशॉप में बुलाए गए थे। और सार्क की सदस्यता किस किस देश के पास है? इन 9 में से 7 ये देश और प्लस भारत। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ अन्य बातें भी करी गई थी, कुछ अन्य टॉपिक्स भी उठाए गए थे, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो प्राइम मिनिस्टर ने यह हाईलाइट किया कि साउथ एशियन कंट्रीज ने कोविड-19 को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया है। 2020 की शुरुआत में जब पैंडेमिक आया था फरवरी मार्च में, तो दुनिया के कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि साउथ एशिया का क्या होगा, इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, करोड़ों की यहाँ पर आबादी है, और यहाँ पर अगर कोविड-19 फैल जाता है तेजी से तो इट कुड बी अ डिजास्टर। लेकिन इसके विपरीत दक्षिण एशियाई देशों ने कोविड-19 को काफ़ी अच्छे से टैकल किया है,
कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर आप पर मिलियन डेथ रेट्स को देखते हैं तो इन देशों में वो कम है। हालांकि उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हमारी आबादी थोड़ी सी जवान है। यूरोपियन कंट्रीज या फिर जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर एडल्ट पॉपुलेशन जो है, एजेड पॉपुलेशन जो है वो परसेंटेज वाइज ज्यादा होती है। स्टिल साउथ एशिया हैज मैनेज टू डू वेल, यानी कि जो भयानक आंकड़े दिखाए गए थे कई एक्सपर्ट्स के द्वारा उसके मुकाबले तो बहुत ही बेहतर कर रहा है पूरा साउथ एशिया रीजन। और इसके पीछे रीजन ये कि हमारे देशों ने आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। भारत ने अपने पड़ोसी देशों को शुरुआत में दवाइयां भेजी, कई सारी मदद करी, उनके नागरिकों को इवैक्यूएट भी किया अन्य देशों से, और अब वैक्सीन्स के अंदर भी हम दूसरे देशों को हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने साउथ एशियन रीजन में कोऑपरेट करके अच्छे से ये कोविड-19 को मैनेज किया है। अब इस कॉन्फ्रेंस में हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि अब हमारा जो लक्ष्य है दक्षिण एशिया रीजन का वो है स्पीडी रिटर्न टू नॉर्मलसी। लेकिन इस नॉर्मलसी पर पहुंचने के लिए हेल्थ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों को हमें देखना होगा। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चक्कर में हम फिर से कोविड-19 को बढ़ा दें। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज एक महीने बाद 14,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि अब सब जगह चीज़ें खुल रही हैं तो थोड़े से केसेस में हल्का सा स्पाइक आया है। वैसे मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी होगा, आई होप ये टेम्परेरी हो, लेकिन फिर भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं तो डेफिनेटली वी शुड बी अवेयर अबाउट इट। अब इस कॉन्फ्रेंस में कुछ नए प्रपोजल्स जो लाए गए उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक तो स्पेशल वीज़ा स्कीम के बारे में कहा गया। तो ये स्पेशल वीज़ा स्कीम किस पर लागू होगी? इन 9 देशों के डॉक्टर्स और नर्सेस पर। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो क्या होता है, आमतौर पर जब वीज़ा करना होता है किसी देश के लिए, आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, कुछ दिन कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं कई बार। लेकिन अब पैंडेमिक के स्थिति के दौरान मान लो कि भारत को एक डॉक्टर की टुकड़ी भेजनी है, 50 डॉक्टर्स को भेजना है मालदीव्स, तो अब ऐसे में तुरंत हमें इन डॉक्टर्स का मेडिकल वीज़ा चाहिए। तो ऐसे में ये स्कीम इस तरह के फास्ट वीजास को लेकर आएगी, तो दे कैन ट्रैवल क्विकली विद इन द रीजन ड्यूरिंग एनी हेल्थ इमरजेंसी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एन अफेक्टेड कंट्री। तो ये फायदा होगा इस नए प्रपोजल का। दूसरा, एयर एम्बुलेंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट प्रपोजल था। एयर एम्बुलेंस क्या होता है? जैसे नॉर्मल एम्बुलेंस होती है कार में, आपने देखा होगा गाड़ी में लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर हेल्थ इमरजेंसीज या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक। तो ऐसे में एयर एम्बुलेंस भी होती है जो लंबे सफ़र के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है, क्योंकि कई पेशेंट्स गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर सकते, 5-6 घंटे से ज़्यादा का सफ़र है तो बहुत मुश्किल होता है पेशेंट्स के लिए। तो ऐसे में एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो अभी काफ़ी कॉस्टली होती है उसके लिए भी एक प्लान बनाया जा रहा है रीजनल एयर एम्बुलेंस का। तो यहाँ पर जितने भी इन देशों के सिविल एविएशन मिनिस्टर्स हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करके एक रीजनल एयर एम्बुलेंस एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिससे कि आस पड़ोस के देशों से अगर भारत किसी को लाना है एयर एम्बुलेंस से तो उसमें आसानी होगी। अभी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर क्रॉस कंट्री किसी को एयर एम्बुलेंस में ले जाना है, देर आर वीज़ा इश्यूज, देर आर कस्टम्स एटसेट्रा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो तुरंत एक दिन में ये सब होता नहीं है। लेकिन अगर कोई रीजनल एयर एम्बुलेंस सर्विस चालू होती है तो उससे ये इमरजेंसी सर्विस काफ़ी फास्ट हो जाएगी हर इंसान के लिए। अभी भी होता है, देखो जैसे मंत्री वगैरह प्रधानमंत्री लोग बीमार होते हैं तो उनके लिए तो फटाफट हो जाता है काम, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये काम इतना स्पीडी नहीं होता। तीसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था यहाँ डिस्कस किया गया वो वैक्सीन स्टडीज़ के बारे में था। भारत ये कह रहा है कि हम सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और वैक्सीन की इफेक्टिवनेस का डेटा शेयर करना चाहिए। तो हर देश ने अपने अपने यहाँ पर वैक्सीन रोल आउट कर दिया है, तो उसका डेटा कोलेट करें, इकट्ठा करें, कंपाइल करके उसको स्टडी करें कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन है उनमें किस वैक्सीन का कितना असर हो रहा है, कितनी इफेक्टिव है, उसका जो डेटा है वो हमें इकट्ठा करके स्टडी करना चाहिए। क्योंकि इससे हमें कब मदद मिलेगी, मान लो अगर कोई इंडियन वेरिएंट या लोकल वेरिएंट्स आ जाते हैं, ऑलरेडी कई सारे स्ट्रेन्स हैं लेकिन वो अभी इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मान लो 2-3 महीने में कोई नया स्ट्रेन प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो उस लोकल स्ट्रेन से, उस लोकल वेरिएंट से लड़ने के लिए हमारी ये स्टडीज़ हमें हेल्प करेंगी। और अगर कोविड वेरिएंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी उस पर एक लेक्चर बना दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब इंडियन मेडिकल वीज़ा की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत में मेडिकल टूरिज्म काफ़ी चल रहा है बहुत सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से। और मेडिकल वीज़ा जो है वो किसे मिलता है? उस व्यक्ति को जो कोई उपचार कराने भारत आना चाहता है। तो कोई भी फॉरेन नेशनल जो ट्रीटमेंट कराने, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने इंडिया आना चाहता है उसको 60 दिन का मेडिकल वीज़ा मिलता है। एक अलग कैटेगरी ऑफ वीज़ा है ये, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल, और फिर वो साल में 3 बार टोटल भारत आ सकता है। आमतौर पर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो इतनी सुविधा नहीं मिलती है, कम दिनों का होता है टूरिस्ट वीज़ा। आप चाहें तो एक्सटेंड उसे करवा सकते हैं बट जनरली इतना नहीं मिलता। तो ये मेडिकल वीज़ा केवल पेशेंट को मिलेगा, उसके परिवारजनों को नहीं मिलेगा। परिवार के जो मेंबर्स हैं जो उसको साथ देने आएंगे, उसकी हेल्प करने आएंगे, उन ब्लड रिलेटिव्स को मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा मिल जाता है। यानी कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट जो कराने आए हैं उसको अटेंड करेंगे, उसके साथ अकम्पनी उसे करेंगे। लेकिन सारी सुविधाएं ये वाली मेडिकल अटेंडेंट को नहीं मिलती। मेडिकल वीज़ा जो है इसकी एक खास बात है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल, ये याद रखिएगा।
अब भारत में मेडिकल वीज़ाज़ की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत एक मेडिकल टूरिज्म हब बन चुका है। देखिए 2016 में 1.78 लाख मेडिकल वीज़ाज़ जारी किए गए थे और उसके पहले ये संख्या 1 लाख के नीचे रहती थी। तो ये आप देखेंगे कि मेडिकल टूरिज्म बढ़ता जा रहा है और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि देखो भारत में सर्जरीज काफ़ी सस्ती हैं। मेजर सर्जरीज की कॉस्ट यहाँ पर कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज लगभग 10% है। तो 10% तो बहुत ही कम होता है। मतलब जो सर्जरी कहीं पर 1 लाख की होती है तो भारत में 10,000 की हो जाती है। और इस ओवरऑल मेडिकल टूरिज्म में से भी 10% डेंटल टूरिज्म है क्योंकि कुछ डेंटल ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली होता है, सारा नहीं, लेकिन कुछ जो कॉस्टली ट्रीटमेंट है वो भारत में अगेन इट कम्स एट द फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज में लगती है। तो इनफैक्ट मैं आपको इसके बारे में तो बिल्कुल बता सकता हूँ कि यूएसए तक से पेशेंट्स भारत आते हैं अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराने के लिए। आपको सुनकर शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन जी हाँ, यूएस, यूके, कई डेवलप्ड कंट्रीज से लोग भारत आकर डेंटल ट्रीटमेंट करवा कर जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के चले जाते हैं, एक उनका पूरा ट्रिप हो जाता है। भारत में एक सिंप्लीफाइड ई मेडिकल वीज़ा है जो ऑनलाइन मिलता है, लेकिन अब उसमें भी और सुविधा दी जाएगी पड़ोसी देशों को। 2015-16 में भारत के हॉस्पिटल्स ने लगभग 4.5 लाख इंटरनेशनल पेशेंट्स को ट्रीट किया था और इनमें से भी सबसे बड़ी संख्या कौन से देश की है? बांग्लादेश की। 1 in 3 फॉरेन पेशेंट्स आर फ्रॉम बांग्लादेश। और उसमें कौन सी ज़्यादा स्पेशलिटीज़ हैं? ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये टॉप ट्रीटमेंट्स हैं जिनके लिए पेशेंट्स भारत आते हैं। और आप जानकर काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे कि जो फॉरेन पेशेंट्स भारत आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इनकम पर पेशेंट भारत में कहाँ से होती है? जो पाकिस्तान के पेशेंट्स हैं, पाकिस्तान से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं भारत, उनसे पर पेशेंट भारत को रेवेन्यू होता है लगभग $2,900 का। यूएस डॉलर बता रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेना सीधा 70 से। उतने रुपए भारत आकर एक एवरेज पाकिस्तानी पेशेंट स्पेंड करता है। ये इतनी अर्निंग्स है भारत को। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा था शुरुआत में, उसका जवाब ये है सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। तो देखो WHO का ये हिस्सा नहीं है। मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन ILO के अधीन आता है और भारत इसका मेंबर अभी तक नहीं बना है। इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। तो ये 2000 में साइन किया गया था, उसके बाद से कई देश इसको ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन भारत ने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन भी सही है कि ये ना केवल मातृत्व पे कॉन्सेंट्रेट करता है, लेकिन साथ साथ में जो महिलाओं को ऑफिस स्पेस में डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है उसके लिए भी ये बात करता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन पर हिट ज़रूर करें। उससे मुझे पता चलता है कि लेक्चर्स का फीडबैक क्या है, किस तरह से आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। कमेंट भी करें, अगर आप कोई स्पेसिफिक बात कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। बस भाषा की मर्यादा को बनाए रखें, यही मेरा सभी स्टूडेंट्स से और व्यूअर्स से निवेदन है, क्योंकि भाषा ही आपको आगे ले जाएगी दुनिया में। ठीक है, तो मर्यादित भाषा में अपनी बात कहें। आई रीड ऑल द कॉमेंट्स, रिप्लाई ज़रूर नहीं कर पाता, लेकिन मैं पढ़ता सारे हूँ और जो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है डेफिनेटली आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट एंड मेक माई लेक्चर्स बेटर। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस चैनल का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जाते आते बस आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा चैनल तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।